वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ये हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट बन चुका है। जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें और फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। और इस पार्ट में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों की बात करेंगे। उनमें कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं, हम सिर्फ उसकी चर्चा करेंगे जो कि आप 12th क्लास के कोर्स में है, पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में है, तो सिर्फ उसकी चर्चा की जाएगी, ठीक है। और इससे पहले हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं उनकी चर्चा कर ली है, तो वो आप सबको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तो इसलिए जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वह फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें। और इस पार्ट में हम सिर्फ संगठनों की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो संगठन है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन है। अब इसकी स्थापना जो है 7 अगस्त 1948 को की गई थी और भारत जो है 12 जनवरी 1948 को WHO का पक्षकार बना था। मतलब शुरू से ही भारत जो है WHO का पक्षकार बना हुआ था, ठीक है। जैसे कि जब होता है किसी संगठन को बनाया जाता है तो उसके प्रोटोकॉल वगैरह, नियम कानून, सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं और कुछ देश उसके पक्ष में होते हैं और कुछ देश विपक्ष में होते हैं, या कुछ देशों को उसमें कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं, परिवर्तन चाहिए होता है। तो भारत जो है WHO के पक्षकार में शुरू से था कि कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो विश्व स्वास्थ्य के लिए एक तरह से कह सकते हो चिंतित रहे, ठीक है, या विश्व स्वास्थ्य के लिए वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़े। तो इस तरह से भारत जो है 12 जनवरी 1948 से ही WHO के पक्षकार बना था और इसका निर्माण जो है 7 अगस्त 1948 को हुआ। अब देखिए क्या है, स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है ये, और सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम करती है। जो भी WHO के जो मेंबर हैं, जितने सदस्य देश हैं, उन सबके जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके साथ मिलकर ये काम करती है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी मामलों का नेतृत्व करती है कि स्वास्थ्य संबंधी मामले, जैसे कि अभी देखो क्या नाम है, ये कोविड आया हुआ है, तो इसके बारे में चिंता करना, कैसे क्या वैक्सीन वगैरह बनाना वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या नाम है, इनके एक चिंता का विषय होगा, ठीक है। तो इस तरह से विश्व स्तरीय लेवल पर ये सोचते हैं, मतलब सभी देशों के लिए सोचते हैं। उसका देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित तकनीक प्रदान करती है, तो ये विभिन्न देशों को स्वास्थ्य से संबंधित तकनीक भी देती है, मतलब टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करती है जिन देशों के पास टेक्नोलॉजी का अभाव है। उसका देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के लोगों का स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। मतलब जितने भी देश हैं, जो भी इसके मेंबर्स हैं, या विश्व में जो भी देश हैं, उन सबके स्वास्थ्य को ठीक रखना या उनके स्वास्थ्य के स्तर को बनाकर रखना, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन निम्नलिखित के प्रति उत्तरदायी है। अब ये किस किस के प्रति उत्तरदायी है जरा देखते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य मामले का नेतृत्व करना इसका काम है। उसका बाद स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंसी को आकार देना, जितने भी स्वास्थ्य के अनुसंधान एजेंसी होंगे विभिन्न देशों में, उसको आकार देना भी इसका काम है। इन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो भी हैं स्वास्थ्य के लिए, उसको भी आकार देना इसका काम है। मानदंड एवं मानक स्थापित करना, ठीक है। तो स्वास्थ्य के लिए अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ के लिए सर्च या रिसर्च हो रहा है तो उसके क्या मानदंड होंगे, क्या मानक होंगे, ये सारी चीज़ें तय करना WHO का काम है, ठीक है। कि ये नहीं कि कोई भी रिसर्च ऐसा होने लग जाए जो विश्व के लिए खतरनाक हो, तो मानदंड देना या मानक तय करना इसका काम है। देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, हम ऊपर बात कर ही चुके हैं कि भाई स्वास्थ्य संबंधित जितने भी तकनीक हैं वो देशों को प्रदान करना WHO का एक काम है। स्वास्थ्य रुझानों की निगरानी और आकलन करना, मतलब विश्व स्तर पर हमारे जो स्वास्थ्य है, ठीक है, उसकी प्रतिशत घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है, इन सब चीज़ों की निगरानी रखना भी WHO का एक कार्य माना जाता है। तो ये जो WHO है ये विश्व स्तरीय कार्य करती है। उसका देखिए, WHO के बाद दूसरा जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है, इसको यूनेस्को कहते हैं, ठीक है। अब इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी
और मानव जाति के वैश्विक और नैतिक एकजुटता के लिए ये किया गया था। ठीक है, जिससे मानव जाति की जो है एकता एक तरह से बना रहे। इसने लोगों के अंदर घृणा और असहिष्णुता को समाप्त करने का प्रयास किया। अब देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो होता क्या है कि जो मानव जाति थे वो एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखने लगे थे। ठीक है, एक देश दूसरे देश को संदेह की नज़र से देखने लगा था, एक तरह से भरोसा उठ गया था, एक घृणा सी होने लगी थी लोगों को, क्या नाम है, आपस में। तो इस तरह से उसको समाप्त करने का काम इसका था, एक तरह से सांस्कृतिक संगठन था। तो इस तरह से उसको समाप्त करना, लोगों के अंदर जो घृणा है एक देश के प्रति उसको समाप्त करने का काम इसका था। उसका देखिए, सांस्कृतिक विरासत एवं सभी संस्कृति को समान गरिमा दिया। ठीक है, तो इसने जो भी सांस्कृतिक विरासत है, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे सांस्कृतिक विरासत है, जैसे मान लीजिए कि भाई भीम के बेटके लगा लीजिए, ताजमहल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सांस्कृतिक विरासत हैं। तो ऐसे विभिन्न देशों में सांस्कृतिक विरासत हैं। ठीक है, तो उन विरासतों की गरिमा बनाकर रखना और जो अलग अलग देशों की संस्कृति है उन सब की गरिमा बनाकर रखना इसका काम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इससे ही क्या होगा कि कुल मिलाकर इसका काम ये है कि जो विश्व में विभिन्न देश हैं उनमें मेल मिलाप बना रहे। फिर देखो, यूनेस्को राष्ट्रों के मध्य संबंध को मजबूत करता है। तो ये बता ही चुका हूँ कि मेल मिलाप बना रहे, आपस में जो राष्ट्र हैं, ठीक है, उनके बीच में संबंध बनाने का काम इसका है। ठीक है, भारत में यूनेस्को ने कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को तकनीकी सहायता प्रदान की है। तो तकनीकी सहायता प्रदान करना भी यूनेस्को का एक कार्य है। तो इसने भारत को की भी मदद की है तकनीकी सहायता प्रदान करके। अपने विश्व विरासत कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसने भारत के 27 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को मान्यता दी है। तो भारत के 27 विरासत स्थलों को यूनेस्को ने मान्यता दी है, जो इनका एक कार्यक्रम है विश्व विरासत के उसमें, जिसमें ताजमहल, भीमबेटका, रॉक शेल्टर आदि ऐसे 27 सांस्कृतिक विरासत है जिसको यूनेस्को ने मान्यता दी है अपने कार्यक्रम में। तो ये एक कह सकते हो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है भारत के लिए। उसके बाद देखिए, अगला संगठन क्या है? अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। और जितना मैंने आगे पीछे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है तो इनका निर्माण कब हुआ है, डेट वगैरह ध्यान रखना है, क्योंकि 1 मार्क्स में यही पूछे जाते हैं। तो इसकी स्थापना 1919 में वार्सा संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के रूप में की गई थी। तो राष्ट्र संघ में फर्स्ट उसमें बता चुका हूँ कि राष्ट्र संघ क्या था, और उसका ही सक्सेसर जो है यूएनओ बना बाद में, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ बना है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो जो बच्चे फर्स्ट पार्ट देखना चाहेंगे तो वो लिंक से देख लेना, जिससे तुम्हें राष्ट्र संघ और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें डिफरेंस समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा वो है नहीं, परंतु फिर भी जो राष्ट्र संघ है और संयुक्त राष्ट्र संघ में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखे जाते हैं। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का निर्धारण करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो श्रम के मानक हैं, श्रम मतलब कि जो मजदूरी है, जो लेबर है, उसके मानक क्या होंगे, कितने घंटे काम करेगा, क्या है, ये सारी चीज़ें निर्माण करने का काम इसका है। उद्योग में कार्य के घंटे, बेरोजगारी, महिलाओं के लिए रात्रिकालीन कार्य, न्यूनतम आयु आदि, इन सारी चीज़ों को डिसाइड करने का काम इसका है। ठीक है, कि भाई क्या होगा कि भाई जो महिलाएं हैं वो रात्रि में कितने देर तक काम करेंगे, और कोई भी व्यक्ति का न्यूनतम आयु क्या होगा मजदूरी करने के लिए, और उद्योग के घंटे क्या होंगे, कितने घंटे तक एक लेबर जो है काम करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है कि ये डिसाइड करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ निर्माण के बाद ILO संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी 1946 में
बनी। तो देखिए इससे पहले जब हमने बात की थी, इसलिए मैंने कहा था कि जो फर्स्ट पार्ट है इसका देख लेना। इससे पहले ये जो संगठन था ये राष्ट्र संघ का संगठन था, और संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण जो है 24 अक्टूबर 1945 को माना जाता है, मतलब कार्यरत हो गया था 24 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद 1946 में जाकर ये संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली विशिष्ट एजेंसी बनती है। इससे पहले जितनी भी विशिष्ट एजेंसियां हैं, इससे पहले जो भी एजेंसियां हैं इसके बाद आई हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 1946 में ये पहली विशिष्ट एजेंसी बनी। उसके बाद श्रमिकों के लिए कार्य एवं न्याय हेतु कार्य करने के लिए संगठन को 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी संगठन को प्राप्त हुआ है, स्पेशली श्रमिकों के लिए कार्य। जिन बच्चों ने 10th की एसएसटी पढ़ी है तो उन सबको पता होना चाहिए कि भाई, अगर थोड़ा बहुत याद हो कि उस टाइम 10th के एसएसटी में आप सबने पढ़ा था कि भाई लेबर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, महिलाओं की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये सारी कंडीशन थी, उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था। जो पुरुष हुआ करते थे उनसे तो 16-16, 18-18, 20-20 घंटे काम करवाया जाता था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिससे श्रमिकों की कंडीशन भी ठीक की जा सके, ठीक है। तो ये पूरा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ एजेंसियां थी जो आपके कोर्स में है, और महत्वपूर्ण एजेंसियां एक ना एक जरूर आ जाएगी, लेकिन 1 मार्क्स में आप इनके जो डेट्स वगैरह हैं ये सब और फुल फॉर्म वगैरह ध्यान रखेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।